अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आज हमारे साथ जावेद इकबाल चीमा साहब होंगे मैनचेस्टर से। इनके प्रोग्राम लोग बहुत पसंद करते हैं, साफ बोलते हैं, खरा बोलते हैं। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की तो कहने लगे कि दिल बहुत ख़राब है और पाकिस्तान के हालात, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा प्रोग्राम करने के लिए। मैंने कहा ये तो फिर सब कुछ हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा, इसीलिए तो प्रोग्राम हम करते हैं कि हमारे मसाइल क्या है। तो इनका शुक्रिया, आज इन्होंने टाइम दिया है। तो चलेंगे इनके पास और जो हालात आजकल पाकिस्तान में उस पर बातचीत होगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मुबारक साहब, क्या हाल है? ठीक जी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। देखिए, हालात इतने ख़राब होते जा रहे हैं पाकिस्तान के कि जैसे आप पहले प्रोग्रामों में बताते रहे कि हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, मगर अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आ रही। हमारे जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी आ गए हैं, मगर मेरा ख्याल कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। क्या वजह है अब? जी मुबारक साहब, मैंने इससे पहले भी आपको महीना पहले भी बताया था जी। कि ये जो हम उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना हम्म। कि ये अब अपना ये हो जाएगा, तब्दीली आ जाएगी, बदलेगा कोई, तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक बड़े दोस्त ने बड़े अच्छे अल्फाजों में चंद शेर कहे थे, तो दो शेर अर्ज करता हूँ। जी वो अच्छा। लगी है फिर सदा, एक बार के सरदार बदलेगा। हम्म। लगी है फिर सदा, एक बार के सरदार बदलेगा। फिरौनी सल्तनत का बस एक किरदार बदलेगा। हम्म। जिस कौम को खुद पे जबर सहने की आदत हो, वहां हम्म। कब कुछ बदला है जो इस बार बदलेगा। ये। तो हमारी तवक्कुआत, हमने तवक्कुआत बहुत ज्यादा लगाई थी हम्म। कि ये बाजवा जो गद्दार है, जिसने बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, वो अगर खंजीर इस मुल्क से चला जाएगा। पहले तो वो जाने नहीं चाहता था, वो हम्म। तो आखिरी चांस तक मार्शल लगाने के जो इंतजाम कर रहा था। मगर हर बार इमरान खान की जो सोच थी, वो अल्लाह ने उसकी सोच का साथ दिया, उसको अच्छे राह में डाल दिया कि उसने आइन और कानून की कानून शिकनी नहीं की। उसने हर बात जो है ना वो कानून के अंदर रह के की। वरना ये तो चाहता था कि वो जरा भी इधर उधर हो जाए तो मार्शल लगा दूं, ये तो जाना नहीं चाहता था। हम्म। बहरहाल वो अल्लाह ने किया, वो उस खंजीर से हमारी जान छूट गई। तो हमने बड़ी तवक्कुआत इस जर्नैल से बांध ली थी कि ये बहुत कुछ करेगा। मगर अफसोस के तो वही सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, बल्कि उससे बदतर जो है ना वो हालात होते जा रहे हैं। इसने कोई कंट्रोल नहीं किया, और वही पॉलिसी जो चल रही थी पहले थी, जब पाकिस्तान में जैसे फौज ने इससे पहले किया, वही आज हो रहा था। जिस तरह मुशर्रफ ने किया, जिस तरह जनरल बाजवा ने सबसे बड़ी जलालत की, तो वो वही पॉलिसी फिर चल रही है। हम्म। कोई तब्दीली नहीं आई और कोई तब्दीली आती हुई नजर भी नहीं आ रही। इसलिए कि हम ये कहते थे कि शायद ये हाफिज कुरान है। पहले तो बात ये है कि बड़े दुख की बात है मुबारक साहब, ये आपको और दूसरे लोगों को बड़ा दुख होगा ये सुन के कि मैं तो इस बात के हक में नहीं हूं कि इसको हाफिज कुरान कहूं। क्यों? हाफिज कुरान वो होता है जो हिफज करके अपने अंदर महफूज रखे। और हम्म। ये तो मैं 100% इसकी गारंटी देता हूं कि ये अच्छा है या बुरा है, ये अल्लाह जानता है। मगर ये हाफिज कुरान होगा किसी वक्त बचपन में। अब इसके अंदर कोई कुरान पाक हिफज नहीं है। अच्छा ये ये बात बताइए, प्लीज नोट कर लें। कहा जाता है कि काफ़ी मुश्किलात है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए, काफ़ी मसले बने क्योंकि टीम पिछली अभी मौजूद है और एहतसाब करना काफ़ी मुश्किल है। तो आप क्या समझते हैं कि ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम हमारी अदालतें हैं वो किसी को सजा नहीं दे सकती बड़े आदमी को, इसी तरह हमारे अदारों में लोग मौजूद हैं। तो क्या करे एक बंदा अकेला, या इमरान खान वहां पे क्या करे अकेला? इमरान खान तो उसको तो उसकी बात ही छोड़ दो ना, तो उसका तो इसमें कसूर कोई नहीं है। उसको तो खत्म करने के लिए सारे जो है मराहल तय हो रहे हैं। उसको क्या करना है, नाहल करना है, रास्ते से हटाना है। वो नवाज शरीफ की जरदारी की बड़ी ख्वाहिश है, हम्म। मौलाना फजल मान की, मौलवी फजल मान की, उस बगैरत गद्दार की गई, इन तीनों की ये ख्वाहिश है कि वो रास्ते से हट जाए। हम्म। असल मामला ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि अदालतें अदालतें कुछ नहीं है। सारा कुछ कंट्रोल आज भी उसी तरह जिस तरह बाजवा करता था, आज भी वही चीफ साहब की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। ये आप यकीन जाने, ये जो इस्लामाबाद का चीफ जस्टिस है, क्या ये अपनी मर्जी से फैसले कर रहे हैं?
इससे फैसले करवाए जा रहे हैं। तभी तो ये बगैरती से की इसने कि एक जज को जो फैसला लिखा हुआ था, उसने सुबह फैसला सुनाना था, इसने रात को उसको ट्रांसफर कर दिया। अब ये किसके इशारे पे हो रहा है? ये अब कोई लकी छुपी, कोई डुकी छुपी, कोई भी पक्ष नहीं, एक अनपढ़ से अनपढ़ भी अब ये जानता है कि ये सारा कुछ जो है ना, ये फौज से हो रहा है और चीफ की मर्जी से हो रहा है। अगर चीफ की मर्जी से नहीं हो रहा तो फिर इतना बड़ा बगैर चीफ हो ही नहीं सकता दुनिया में कोई। क्यों? ये चीफ की मर्जी से ये सारे काम पहले भी होते थे और आज भी हो रहे हैं। और अगर कोई तब्दीली नहीं आई या आईएसआई का वो मेजर जनरल वो फैसल जो हरामी है अगर तब्दील नहीं हुआ या और कोई तब्दीलियां नहीं आई तो ये सारा कसूर चीफ साहब का है। मैं कथित तौर पे चीफ साहब को बरी जुम्मा नहीं ठहरा सकता। चीफ साहब अगर चाहते तो अपनी अच्छी टीम लेकर आ जाते। चीफ साहब चाहते तो एक रात के अंदर सब कुछ हो जाता। जिस तरह मुशर्रफ चाहता, मुशर्रफ की मैं कहता हूँ मुशर्रफ बड़ा अच्छा जो भी है, मुशर्रफ की सबसे बड़ी बगैरती ये थी कि उसने इनको नवारो दे दिया। अगर उस वक्त नवाज शरीफ को हैंग कर देता तो आज ये पाकिस्तान के ये हालात ना होते। मगर मुशर्रफ ने सारी गलतियां एक तरफ, सबसे बड़ी गलती उसकी ये थी। अब ये चीफ साहब अगर करना चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि इस चीफ के हाथ बंधे हुए हैं या इसको कोई अमेरिका से झंडी मिलनी है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये चीफ उसी इशारे पे चल रहा है, उसी पॉलिसी पे चल रहा है। और अगर कुछ करना चाहता तो आज तक 3-4 जो बंदे थे जो इस मुल्क में हरामजादगी कर रहे थे, लोगों को नंगा कर रहे थे, सब कुछ उनको घर भेज देता। इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है किसी को घर भेजना। और ये अदालतों की यही कंट्रोल कर रहा है। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे तो यही कर रहा है, और इलेक्शन हुए तो ये इसकी वजह से होंगे। बगैर चीफ की मर्जी के मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं होगा। सर आपने मुशर्रफ की बात की, मुशर्रफ तो काफी पावर में था, वो क्यों नहीं इनको सजा दे सका? उसको क्या प्रॉब्लम थी? अगर वो इतनी ताकत में था, मार्शल लगा हुआ था, तो वो इनको सजा नहीं दे सका, तो ये सिविल अदालतें किसको सजा दे सकती? फिर असल मामला क्या है? असल मामला हम अमेरिका को, दूसरी दुनिया को मुद्दे इल्जाम चाहते हैं, हालांकि किसी का कोई कसूर नहीं है। उसकी अमेरिका की अदालत में क्या कहा गया था कि ये पाकिस्तानी कौम है, एक ऐसी कौम है जो डॉलरों की खातिर अपनी मां को भी भेज देती है। तो मुशर्रफ साहब हूं या जनरल ज़िया हूं या जनरल याया हूं, जनरल याया हो वो क्या शराबी था, बेड़ा गर्क हो गया, मुल्क दौलत हो गया। मुशर्रफ जो है ना उसको पैसे की अवस थी, उसने भी चंद फ्लैट लेने थे दुबई में, उसने भी चंद जो है ना वो टकों पे बिक गया। वो असल मामला ये था, वो चंद टकों पे बिकने की वजह ये हुई कि वो आज ये नवाज शरीफ हमारी जान को अजाब बना हुआ है। और उसी चंद टकों से बढ़ के इशफाक कियानी ने भी टके खरीदे, उसने भी अपना माल बनाया। जनरल राहिल ने भी माल बनाया। अब इसने जनरल बाजवा ने तो पैसों की खातिर ना, ये जन और जमीन, ये तो प्रॉपर्टी डीलर था बगैरत का बेटा। ये तो प्रॉपर्टी का जब बिजनेस करने वाले हुकूमत में आ जाएं तो अब तो सारा सियासतदान भी प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा है, ब्यूरोक्रेसी भी प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहा है, अदालतों के जजों भी प्रॉपर्टी का कारोबार कर रहे हैं। तो जर्नैल ने भी प्रॉपर्टी का इतना कारोबार किया कि इसको को पूछने वाला है कि तेरे पास जो इतनी दौलत आ गई इन 5-6 सालों के अंदर वो कहां से आई, कोई नहीं पूछने वाला। अगर इसको कोर्ट मार्शल इसका हो जाता या इसको अभी कोई इनिशिएटिव हो जाता, कोई इसको पकड़ दकड़ होती तो फिर पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ये देखती कि हाँ तब्दीली आई है। तो अगर इसके खिलाफ कोई केस नहीं होना, इसके से पूछना किसी ने नहीं है, तो फिर दूसरे जनरल भी ऐसी करेंगे। अब सारे जनरल तो बुरे नहीं है, अब सारी फौज तो बुरी नहीं है, मगर देखा देखी हारे को फिर लालच तो आ जाता है ना। सारे पैसे का चक्कर है, जमीन का चक्कर है, कोई अमेरिका का कोई किसी का चक्कर नहीं है। इस जनरल बाजवा ने भी अपना सारा काम खुद, ये रजीम चेंज के लिए लेटर लिखवाना, ये करना वो करना, सब इसने हुसैन हक्कानी से मिल के उनसे दरखास्तें करके रो पीट के तो सारा कुछ इसने खुद ही करवाया था, खुद ही लेटर पर जो आया था, खुद ही सारा रजीम चेंज किया। और सब प्लानिंग इसकी अपनी थी, इस टोटल। और ये बदनाम जो है ना वो हम दूसरों करते हैं, मगर दूसरों को मुलवस हमने खुद किया। अगर बरतानिया को मुलवस करते हैं, अमेरिका को मुलवस करते, तो हम इन जर्नैलों ने खुद मुलवस किया। ये सियासतदान को दावत देते हैं, जिस तरह जरदारी दावत देता था अमेरिका को, आओ आके इधर हमले करो। उसने भी तो मेमो स्कैंडल केस कितना बड़ा था, हुसैन हक्कानी उसी में तो जमानत लेके चला गया। तो ये सारे मामला जो है ना हम हमारे ये जरदारी, मौलवी फजल रहमान और ये नवाज शरीफ खानदान और ये चंद जर्नैल, इन्होंने बेड़ा किया इस मुल्क। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर। सर ये बताइए कि
हमारी अदालतों में जमानतें हो जाती हैं, जमानतों के बाद लोग बाहर चले जाते हैं। इसी तरह ये नवाज शरीफ की जमानत 50 रुपए के स्टाम्प पे हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, अदालतों में इंसाफ नहीं है, महंगाई अरूज पर है, कौम जलीलो ख्वार हो रही है। ये किस चीज की सजा मिल रही है सबको, ये बताइए जरा, क्योंकि आप काफी माशाल्लाह चीजें समझती हैं। क्या गुनाह किया इस कौम ने? देखिए, मैं बड़े दुख से कहता हूँ, अब आपने वो बात मेरी वो जो दुखती रग पे हाथ रख दिया है, तो मैं आपको अर्ज करता हूँ कि बालाकोट में जलजिला ऐसे नहीं आया था। बिल्कुल। वहां उसके पीछे एक पूरी पूरी कहानी थी, है? जो जुल्म बर्बरियत तो जो चंद काम हुए थे ना, वो उनका रिजल्ट जो है ना, वो ज़ाब इलाही था। तो मैं तो अगर मैं अल्लाह रहम करे, अल्लाह माफ करे, मैं तो इस नेज पे पहुंच चुका हूँ। अब मेरी सोच यहाँ तक पहुंच चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर जो झूठ, फ्रॉड, धोखे, लाकानूनियत और नाइंसाफी का जो पूरा निजाम चल रहा है? ये जुल्म का जो है ना, वो जालिम हावी है, बद किरदारी आम है, टोटल हर किस्म का बाजार जो है ना, वो बददियानती का वो गर्म है। तो मैं तो अनकरीब जो है ना, अल्लाह की तरफ से अगर कौम इनकलाब के लिए नहीं निकलती, तो अज़ाब इलाही आना अब वो को दूर नहीं है। अज़ाब इलाही तो आ चुका है, ये भी अज़ाब इलाही है कि हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान, चोर, डाकू, गद्दार, बगैरत, खंजीर मुसल्लत किए गए हैं, जो झूठ पे झूठ सुबह से शाम तक बोलते हैं, और अल्लाह जल्ले शानू फिर भी उनको जो है ना, उनको उन कुत्तों की रस्सी, खंजीरों की रस्सी दराज कर रहा है। और ये किसी बड़े अजाब का जो है ना पेश करना है। पाकिस्तान में अगर अवाम जो है ना इनकलाब के लिए ना निकली, तो यकीन जानो, जिस तरह ये झूठ का कारोबार वाजे करने वाले, मिंबरे रसूल पे बैठने वाले जिस तरह का किरदार अदा कर रहे हैं मिंबरे रसूल पे बैठ के, तो फिर अजाब का आना मेरे लिए तो है कि बहुत जल्द अजाब आने वाला है, बहुत जल्द अजाब आने वाला है। सर ये अदल की है जी कि जिस तरह हम कहते, वो किसने कहा था ना कि शरीके जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, तो यही हाल है कि बस अब जो है ना, सारे मिलके जो इस मुजरम शरीक हैं, ये सारे जो है ना मुजरम में, जुर्म में। सर ये बताइए, आप अरसा दराज से यूरोप में जिंदगी गुजार रही हैं, इमरान खान पर एक हमला होता है, वहां पे कभी जीएटी बनती है, कभी कमीशन बनना, कभी कुछ बनना। इन मुल्कों में भी कोई इस तरह का हमला हो तो ये चीजें सामने आती है, पुलिस काफी ये अपना रास्ता जो ढूंढ लेते हैं, वो खुद ये सारी तहकीक करते, कोई कमीशन नहीं बनते, कोई और भी ऐसे मामला में दखल अंदाजी नहीं दी जाती, और पुलिस मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी करती है। तो इमरान खान के केस को क्यों इस तरह ये कभी इधर को भेज देते, कभी डीपीओ पे लगा देते, कभी किसी पे? ये तो एक पहले इन्होंने प्रोग्राम सेट किया हुआ था कि हमने इस तरह चलना है। क्या वजह, क्या मिलेगा इमरान खान को इस केस में? कुछ निकलेगा भी, या बस ये वैसे ही भागदौड़ लगी रहेगी? देखिए मुबारक साहब, बात हुई है, इनका तो अब हम मुआवजा कर ही नहीं सकते दुनिया में किसी मुल्क का। अब हम जो है ना मुआवजा तो करना, ये यूरोप को तो छोड़ो, हम तो किसी श्रीलंका का मुआवजा भी अपने आप को नहीं कर सकते कि इंसाफ के लिए हम किसी अफ्रीका के मुल्क का भी जो है ना मुआवजा नहीं कर सकते, उसको दिखा छोड़ो। और ये असल बात क्या है कि वो इमरान खान एक वाहिद आदमी है, एक वाहिद आदमी है पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो सच्चाई के रास्ते पे खड़ा है, हक के लिए लड़ रहा है। उसको अपनी जात का कोई फिक्र नहीं है, ना उसको अपनी जात के लिए कोई बंगले चाहिए, ना कोठियां कारें चाहिए, ना जनरल बाजवा की तरह कोई बेल्जियम में जमीन चाहिए। वो तो ना कोई जजीरों की ख्वाहिश रखता है। असल में बात क्या है कि एक शख्स जो इस निजाम के खिलाफ उठा हुआ है, इन सब को, ब्यूरोक्रेसी को, ये एस्टेब्लिशमेंट को, अदालतों को, वो बंदा जो है ना एक आंख भी नहीं बार रहा। ये लोग उस सिस्टम को तब्दील करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि ये सब गंदे हैं, चोर हैं, उचक्के हैं, फ्रॉडिये हैं, धोखेबाज हैं। इनको पैसा चाहिए, और अगर इनको समझ में है कि इमरान खान आ गया, इसने तब्दीली ला ली, निजाम तब्दील हो गया, तो फिर हमारी करप्शन के रास्ते सारे बंद हो जाएंगे। ये है असल बात। लेकिन ये आप बताइए कि अब इतने बड़े ये चोरों के टोले में अकेला बंदा किस तरह चलेगा, क्या करेगा? परवेज लाई के मतलब थोड़ा सा अभी बता दीजिए कि वो जो डबल गेम खेल रहा है, कोई इतमाद है उसमें? देखिए, पहली बात तो इमरान खान की बात कर ले कि वो शख्स, उसके सारे रास्ते इन्होंने बंद किए, गोलियां चला दी, मौत के मुंह में भेज दिया।
अगर वो बचा हुआ है तो अल्लाह की तरफ से बचा हुआ है, अल्लाह की खास अनायत, खास मेहरबानी की वजह से बचा हुआ है। और अगर इस मुल्क में अल्लाह जल्ले शानहू जो जरा सा भी अपना, जरा सा भी कैसे कहते हैं, नरम रवैया, अगर जरा सा भी अल्लाह जल्ले शानहू मेरा जो है ना वो हमारे कोई किसी मेहरबान की वजह से अगर अल्लाह जल्ले शानहू अजाब नहीं ला रहे, तो अल्लाह, इसका मतलब है कि अल्लाह जल्ले शानहू चाहते हैं कि इस मुल्क में तब्दीली आए। अगर उसको बचा रहे हैं तो फिर खास मकसद के लिए अल्लाह जल्ले शानहू उससे को काम लेना चाहते हैं, वरना उसकी मौत के सबब सुबह से शाम तक बनते रहते हैं। अगर वो बच रहा है तो सिर्फ अल्लाह जल्ले शानहू के साया की वजह से बच रहा है कि अल्लाह जल्ले शानहू हो सकता है उससे को काम ले। दूसरी बात आपने कही परवेज इलाही की, तो परवेज इलाही के बारे में मैं एक बात आपको कह दूं, ये उसी टोले का जो है ना हीरो है, उसी टोले का सरदार है, उसी टोले का बिकाऊ माल है, उसी टोले का किरदार है। ये परवेज इलाही कभी भी इमरान खान का नाम, पहले वो पंजाबी में कहते हैं सक्का था ना आगे होगा, ये कभी भी उसके लिए हमदर्द नहीं है, इसकी कोई भी हमदर्दियां इमरान खान के साथ नहीं है। ये पैसे बना रहे हैं, इन्होंने भी एक सिटी वो जो ना रावी सिटी लॉन्च किया हुआ है, उसका बेटा पैसे कमा रहा है, वो अरबों अपना अरबों का कारोबार है वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जितना भी है इस वजीर वजारत आला लंबी हो जाए और हम भी अपना लूट मार कर लें। उन्हें पता है कि नैब ने तो अब कुछ करना नहीं, कानून में तरमीम तो हो चुकी है, तो ये सब खा चुके हैं। तो हम पहले हमने भी खाया था, इन्होंने भी नैब से जनरल बाजवा को कहा कि अपनी माफी कराई थी, अब दोबारा ये लूट मार कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ ये कभी भी असेंबलियां तहलील नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, ये बहुत बड़ा ब्लैकमेलर है। और अगर इमरान खान इनको किक आउट कर देता है ना, तो ये कभी भी इलेक्शन में नहीं जीतेंगे। और मैं तो ये मशवरा देता हूँ इमरान खान को कि बेशक असेंबलियां तहलील ना करे, बेशक जब तक आगे जाता है चला जाए, कोई मसला नहीं, मगर इसको तरीके इंसाफ में ना इसको वापस लाओ, ना तरीके इंसाफ इसकी मदद करे और ना तरीके इंसाफ इससे कोई वादा करे इलेक्शन के अंदर। ये बहुत बड़ी गलती होगी इमरान खान की अगर परवेज इलाही के साथ को वादा किया जाए। हाँ, ये बर्दाश्त कर सकता हूँ कि ना करे असेंबलियां तहलील ना करे, कोई मसला नहीं, जब भी इलेक्शन होंगे इसको लंत भेजो, इसको टुंडे मार के निकाल दो मैं अपनी पार्टी से, इसको मिलना ही नहीं। यानी कि जब तक इलेक्शन इसको इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल कर रहा है तरीके इंसाफ को, इमरान खान इसको इस्तेमाल करे जब तक ये वजारत आला है, ठीक है, चल रही है ना चल रही है, जब इलेक्शन अनाउंस होंगे इसको चुंडी करा दे। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, तुम जाओ किसी और से टिकटें लो या खुद अपने साइकिल के निशान पे इलेक्शन लड़ो। अगर तरीके इंसाफ ने परवेज इलाही के साथ को वादा किया तो तरीके इंसाफ को बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये शातिर शख्स कभी भी इस मुल्क का या इमरान खान का हमदर्द नहीं है। ये उसी तरह बाजवा का टोला है, ये गद्दारों का टोला है, ये बदकिरदार लोग हैं, इनको हवस है इक़्तिदार की, पैसे की, ये वही है, ये नवाज शरीफ हो, इसमें कोई फर्क नहीं। सर ये तो कहता है कि मैंने इस्लाम की बड़ी खिदमत कर रहा हूँ, मैं अपने पैसों से एक मस्जिद बनवा रहा हूँ, और वो बड़े ऐलान कर रहा है कि मैं काफी तब्दीली ला रहा हूँ, इस्लाम के लिए बड़ा जिहाद कर रहा हूँ। कौन कह रहा है? परवेज इलाही कहता है अपने पैसों से मस्जिद बनवाऊंगा और बहुत बड़ी मस्जिद होगी तुर्की स्टाइल की। ये बड़े ड्रामेबाज हैं, ये बहुत ड्रामेबाज हैं, ये हर जरदारी के पास पहुंच जाते हैं, ये मौलवियों के पास पहुंच जाते हैं। ये इन्होंने अपना मतलब निकालने के लिए किसी कुत्ते को भी बाप कहना पड़े तो कह देते हैं, इनका कोई माई बाप नहीं है। कभी इनका बाप जनीजो था, जैसा नवाज शरीफ का बाप कभी जनीजो था, कभी बाप जनरल ज़िया था, उसका भी बाप बदलते रहे, इसके इनके भी बाप बदलते थे। ये परवेज मुशर्रफ भी इनका बाप था, जनरल ज़िया भी इनका बाप था, वो सारे इनके बाप थे। ये जो भी इनको इफ्तार में लाता है वो इनका बाप है। ये सबको बाप और डैडी जी, जनरल बाजवा भी इनका डैडी था। ये इनका कोई जो है ना जमीर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के जो है ना गद्दार हैं, सारे पैसा लूट रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। इनको एक ही लफ्ज आता है, मिट्टी पाओ। ये मिट्टी पाने वाला जो है ना ये लफ्ज, ये इंतहाई खतरनाक है कि हर काम के ऊपर मिट्टी डालो, बस दफा करो दफा करो दफा करो दफा करो। ये बहुत बड़ी बगैरती है और ये लफ्ज इंतहाई बगैर लोग इस्तेमाल करते हैं बस। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान को कोशिश की जा रही है दोबारा किसी तरह रास्ते से हटाया जाए, जहर देने की कोशिश की जा रही, इमरान खान को क्या करना चाहिए ये हमारे जरा नाजरीन को बताएं। देखिए जी, इमरान खान को अपनी सेफ्टी तो हर इंसान को ठीक है, मगर वो बड़ा और तरह का इंसान बन चुका है। ओन चौधरी जैसे जो उसके बॉडीगार्ड हुआ करते थे, आज उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं।
वो मलंग टाइप आदमी का, मैंने उसको समझाओ भी तो वो समझेगा नहीं। वो तो जिधर भी जाता है मुंह उठा के चला जाता है। मगर एक बात है कि उसको अल्लाह के ऊपर यकीन है कि मेरी मौत का वक्त एक दिन मुय्यन है। बस ये यकीन ही उसको जो है ना वो इंतहा की बुलंदियों तक यकीन है। ईमान कुछ भी नहीं है। अगर मेरा यकीन नहीं है तो मेरा ईमान लाया, मैं ईमान लाया, मैं ईमान लाया, मेरा कुछ भी नहीं है। ये दीन के अंदर सबसे बड़ा जो है ना ईमान का, ये इसका लिंक यकीन के साथ है। मेरा यकीन जितना पुख्ता होगा उतना ही मेरा ईमान का लेवल होगा। ये नहीं हो सकता कि ईमान का लेवल, यकीन का लेवल मेरा 10% हो और मेरा ईमान का लेवल 100% हो। नहीं, यकीन के लेवल के साथ ईमान को जोड़ा गया है। और अगर उस बंदे को जिस तरह यकीन है उसको कि वो यकीन की हद तक वो ना एंड पे चला गया है कि ठीक है जो होना है हो जाए, कोई मसला नहीं, तो फिर वो कामयाब होगा। जिसने भी किश्तियां जला दी वो कामयाब हो गया। अच्छा सर, एक बड़ा अहम मसला है यहाँ पे, बड़ा अहम सवाल है कि आईएसआई पे ये इल्ज़ाम पिछले दिनों इंग्लैंड से एक रिटायर्ड फौजी ने लगाया कि वहाँ पे तमाशबीनी होती रही है, वहाँ पे जना होता रहा है, वहाँ पे रंगरलियां मनाते रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ये बात दुरुस्त हो सकती है? देखिए, अगर उन्होंने, वो आर्मी के बंदे हैं, उन्होंने कुछ कहा होगा तो लाजमी बात है, कुछ ठोस सबूत के तहत दिखा होगा। बाकी अब तो सोशल मीडिया के ऊपर जो जिस तरह 4 मॉडल गन्स का जिक्र चल रहा है, तो अगर इनके अंदर हिम्मत है, अगर ये उस किरदार से फारिग हैं, अगर ये समझते हैं कि हम पाक हैं, तो फिर बोल दें। तो अगर इसका मतलब है ये नहीं बोल रहे, तरदीद नहीं आ रही, कहीं से भी जो है ना वो अपने दिफा के लिए नहीं बोला जा रहा, तो इसका मतलब है ये झूठे हैं। अगर मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाता है तो मैं फौरन मुंह मारता हूँ कि आओ कौन है बगैर जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए, तो फिर बोले ना। अगर ये सच्चे हैं, अगर ये पाक साफ है, अगर ये ज़िना नहीं करते रहे, अगर ये आईएसआई के सेफ हाउसेस में उन मॉडल्स को ठहराते नहीं रहे, अगर उसको तो तगमा सदारती तगमा दिया गया था तो महवज को, तो इसका मतलब है उस वक्त तो लोगों ने वो नहीं समझ आया, आज समझ आ गई है कि वो महवज को सदारती वार क्यों दिया गया था। तो ये तो आप बात सरेआम है। अगर इनके पास दफा करने के लिए कुछ होता तो बोले ना, आए ना मैदान में, आके उसको चैलेंज करे ना कि कौन कह रहा है, तो फिर आए। जो इसका मतलब है इतनी देर से सोशल मीडिया पे बात चल रही है, जो जजीरों की चल रही है, उसकी नफी हुई क्या? ऑस्ट्रेलिया के जजीरे की नफी हुई क्या? बेल्जियम के जजीरे की नफी हुई क्या? दूसरे रहील शरीफ ने, इशफाक यानी ने अपने अपने सपोर्टरों को बुलाया, कोर्ट में गए। तो अगर इनके ऊपर कोई इल्जाम लगाया गया है तो फिर आए ना मैदान में, उसकी सफाई देना। तो इसका मतलब है इन्होंने सफाई नहीं दी, इसका मतलब है कि ये चोर है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात आपने की कि कोई आके वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। जब अरशद शरीफ कत्ल हुआ था तो ये फौरी तौर पे आपके सामने किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो लोग भी सामने आ गए, वो लोग भी सामने आ गए जो कभी आए नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो अब हाँ जी, इनके ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है, इतनी बड़ी तौहीन हो रही है, इतनी बड़ी इंसल्ट इनकी हो रही है, इनके ऊपर जो है ना इससे बड़ा इल्जाम क्या हो सकता है? इनको मर जाना बेहतर है। इन्हें जो इनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, तो उनकी इल्जाम की तस्दीक करें। आईएसएसपी आज जो वो है वो अब तो वो न्यूट्रल नहीं रहे, तो आए ना, करें ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, या खुद ही अपनी प्रेस निकाल लें, कोई मसला नहीं है। सहाफियों को पैसे देते रहे हैं, अब मुफ्त कर लें, क्या ख्याल है? खाना भी ना दें, किसी को चाय ना पिलाएं, करें आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस और आके कहें कि आए भाई, कौन कह रहा है हम जो है ना वो कटहरे में जाने को तैयार हैं। तो कटहरे में जाने से क्यों डर लगता है इनको? आए ना, फिर सेव करें अपने आप को, पेश करें ना किसी अदालत के अंदर। तो वो तो अदालत में पेश करने की बजाय अदालत के विरोध डालते हैं कि हमारा नाम भी ना आए, एफआईआर हमारे नाम की ना कटी जाए, हमें अदालत में ना बुलाया जाए, हमारे खिलाफ जेटी कोई एक्शन ना ले, कोई फिक्रा ना लिखा जाए। तो इसका मतलब है क्यों भाग रहे हैं? अगर तुम इतने सच्चे हो, इतने गैरतमंद हो, इतने सच्चे हो, इतने ईमानदार हो, तो आओ ना, फिर अपने आप को डिफेंड करो। अच्छा, क्यों रहे हो? सर आप समझते हैं कि मशरकी पाकिस्तान जब अलहदा हुआ तो जो इल्जाम उस वक्त लगे थे वो भी दुरुस्त थे? 100% दुरुस्त है, 100% दुरुस्त है। जनरल रानी आज भी वो आज तक वो जनरल रानी के सारे खानदान जो है ना वो घूम फिरे हैं। वो शराबी था, सबसे बड़ा क्या है, वो शराबी था। कोई किसी ने आज तक किया जनरल याया शराबी नहीं था, जना करता था, किसी ने आज तक वो डिफेंड किया कि वो जना नहीं करता था? उसकी तो स्टोरियां, सारी स्टोरियां इसी तरह से जिस तरह आप छप रही हैं। शराबी भी था, जनाई भी था, सारे कारोबार होते थे, 2-3 नशे में रहता था, तो किसी डिफेंड क्या करना था?
लोगों के सामने सारे उसके चेहरे थे, तो ये भी लोगों के सामने है सारे चेहरे, हर चीज लोगों को पता है। एक अनपढ़ से बेवकूफ इंसान जो पाकिस्तानी है ना, उसको भी पाकिस्तान में रहते हुए एक छाबड़ी वाला, एक रेडी वाला, सब्जी बेचने वाला, फ्रूट बेचने वाला, उसको भी पता है कि बाजवा ये जर्नैल, ये चम जर्नैल, ये चोर हैं, गद्दार हैं, बेगैरत हैं, खंजीर हैं, इन्होंने मुल्क का इतना नुकसान किया है कि मुल्क 100 साल पीछे चला गया। अच्छा सर, 100 साल पीछे चला गया मुल्क, मगर आप देख रहे हैं कि जो इल्जामात हमारे अफीसर पे लगते हैं, किसी कभी दूसरे ममालिक, हमारे जो हमसाया ममालिक, उनके अफीसरों पे नहीं लगे। और वो आप हमारे अगर जनरल बाजवा अरबपति बन गया तो उनका कहते हैं कि 28 लाख रुपया का मालिक है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया का है। तो लोग अब हमारा सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाते हैं, इंडिया भी प्रोग्राम करता है, वो भी उड़ाता है, तो हम खुद अपना मजाक बने हुए हैं आज दुनिया में। अब तो मैंने पहले अर्ज किया कि अगर इनके अपने आप को समझते हैं इस काबल कि भाई ये सब कुछ हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाना, तो नहीं ना डिफेंड किया किसी ने, तो दुनिया जानती है। अब हमसे ज्यादा तो इंटरनेशनल जो है ना वो मीडिया वो जानती है कि इन्होंने कहाँ कहाँ इनकी प्रॉपर्टी, कहाँ कहाँ इनके अकाउंट है, कितने कितने पैसे अमेरिका के अंदर। देखना एक मामूली सी बात है, वही होटल जो अमेरिका में रोजवेल्ट होटल, अब पहले इमरान खान के दौर में कहते थे जुल्फारी खरीदा, जुल्फी बुखारी खरीद लिया, वो नहीं बिका। अब वो औने पौने दामों जो है ना वो ले गया वो अपना इसकी मरियम का जो है ना वो बेटे का सुसर। तो ये सारी गेमें क्या हो रही हैं? क्या इसमें ब्यूरोक्रेसी की आंखें बंद हैं? क्या फॉरेन ऑफिस की आंखें बंद हैं? क्या जर्नैलों की आंखें बंद हैं? क्या चीफ जस्टिस की आंखें बंद हैं? पाकिस्तान में ना कोई सिस्टम है, ला कानूनियत है, ना इंसाफी का दौर है, बगैरती, बेशर्मी, बेहयाई, बददियानती का दौर है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम करीब अगर कुछ ना हुआ तो फिर अगर चीफ साहब ने कुछ ना किया तो फिर अज़ाब इलाही का इंतजार करें। इंशाल्लाह फिर हम सब डले जाएंगे उसमें और सब तबाह होंगे। पहले भी तो बर्बाद हो चुके हैं, बाकी रह क्या है हमारे पास? रह क्या गया है? ना इज्जत रही, ना वकार रहा है? दुनिया के अंदर हम तमाशा बन चुके हैं। तो अभी मजीद क्या, मजीद अज़ाब इलाही का इंतजार करें। वो बालाकोट जैसा अज़ाब आ जाएगा तो फिर ठीक है, अल्लाह खैर। अच्छा, एक आखिर पे बताइए कि जब भी कोई मीडिया तवज्जो सच बोल के दिलवाती है कि जनाब आप यहाँ पे गलत जा रहे, तो मीडिया पे, सोशल मीडिया के लोगों को उठाना शुरू कर देते हैं। इसमें केस में भी सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाई जा रही है, और जब इनके पास कुछ भी नहीं बताने को होता तो तशद्दुद शुरू कर देते हैं। तो आप क्या समझते हैं, ये तशद्दुद हल है इस मसले का, किसी मसले का भी? इसका मतलब मुबारक साहब वही है ना कि फिर कोई तब्दीली नहीं आई। जनरल बाजवा बगैरत, खंजीर, गद्दार इस मुल्क से वक्ती तौर पे सिर्फ ओहदे से ओझल हुआ है। इसका मतलब है किरदार वही चल रहे हैं सारे। अगर ये चाहता तो ये सारे मुंह बंद हो जाते। आज तक मीडिया जो है ना वो इस बात की तरफ गमाजी कर रहा होता कि हाँ जी बिल्कुल नया चीफ साहब आए हैं और इन्होंने जनाब आते ही ये काम कर दिए हैं। मैं कहता हूँ और कुछ ना करे तो इतना तो कर कि भाई इनको खो इलेक्शन का ऐलान कर दे, मुल्क जो है ना वो मुस्तकम हो, उसको इस्तेकाम आए और लोग इलेक्शन में जाएं, अपने बंदे मुंतखब करें और फिर जो है ना जो जिसको वोटिंग हो जो जीते वो आके हुकूमत करे। तो कम से कम इतना तो कर सकता था, ये सिर्फ वो भी नहीं किया। इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला नहीं है, सारी की सारी दाल ही काली है। सर, यहाँ पे इलेक्शन की बार बार बात की जाती है, अगर इलेक्शन करवा भी दिए जाते हैं तो यही गंदे कीड़े दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, और इन पे इल्ज़ामात भी हैं। इन पर हर वो इल्ज़ाम है जो मेरा ख्याल है कि एक जो किसी में थोड़ी सी भी अखलाकी हालत किसी की बेहतर हो तो उस पर नहीं लगता। तो यही इलेक्शन लड़ेंगे दोबारा लोग, कोई इनका एहतसाब नहीं होगा, इसी तरह ही हम चलते रहेंगे, ये पहले कोई एहतसाब जरूरी है? देखें वो तो इतनी तोक़ुआत है ना, ये तो हमारी तोक़ुआत है ना। मुबारक साहब आप एक अच्छे आदमी हैं, आपका दिल अच्छा है, आपका दिल जो एक चाहता है कि ये हो, मगर मैं कहता हूं कि ये नहीं करेंगे, वही सिस्टम चल रहा है। तो मैं कहता हूं कुछ ना करें, कम अज कम एक जो है ना फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करवा दें। चलो दुनिया में जितने भी बगावती के काम हैं वो इन्होंने नहीं छोड़ने, तो ये काम ये करे ना, इंसानियत का ये कम से कम ये। तो जो फ्री फेयर इलेक्शन होंगे उसमें ये गंदे कीड़े निकल जाएंगे। अगर ये एक काम कर दे चीफ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन की जिम्मेदारी ले ले कि हाँ मुनसिफाना इंतखाबात के लिए क्या है, इमरान खान की शर्तें मंजूर कर ली जाए, चीफ इलेक्शन कमीशनर इसको घर भेज दिया जाए,
और सही अमला जो है ना उसके तहत इलेक्शन कराए जाए। जब साफ एंड शफाफ इलेक्शन इस मुल्क में अंदर कराए जाए तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। आपका जेन जो है वो भी साफ हो जाएगा कि हाँ ये गंदे कीड़े, जब गंदे कीड़ों को लोग वोट ही देंगे। इतना शऊर आ चुका है लोगों के अंदर कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन पाकिस्तान में हो जाते हैं तो खुदा की कसम ये 90% गंदे कीड़े जो है ना जलील हो जाएंगे, कुत्तों की तरह जलील हो जाएंगे, इनको कुत्ते नहीं पूछेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। करते रहे करें एक हफ्ते 10 दिन में एक प्रोग्राम, ताकि लोगों को पता चलता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। इंशाल्लाह, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। नाज़रीन, जबरदस्त बातें, सीधी सादी बातें, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके सामने सब कुछ खोल के रख दिया चीमा साहब ने कि ये चल रहा है वहां पे और इसका हल ये है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।